हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम खान सर के बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो हम इसके पहले सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोम की बात करें तो रोम जो है इटली की राजधानी है, और पूछा जाता है रोम जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे। ये ध्यान रखिएगा, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा है और ये इटली की राजधानी है। बाकी लोथल, बालाकोट और कालीबंगा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। अगर लोथल की बात करें तो लोथल वर्तमान में किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। पूछा जाता है किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए थे, और ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। कालीबंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो राजस्थान में। वर्तमान में राजस्थान में है कालीबंगा। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे यह बसा था। और जो है यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। अगर हम बात करें बालाकोट की, तो बालाकोट जो है ये आपका पाकिस्तान में है वर्तमान में, और किस नदी के किनारे? तो कुनहार नदी। कुनहार नदी जिसे वर्तमान में नैनसुख नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत या परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पे हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में आपका द्वितीय बौद्ध परिषद हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? तो 4 हुई थी। चारों का ध्यान रखिए, कहाँ कहाँ पे हुई थी, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। इसका एक ट्रिक है रवि प्रकाश, ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है रवि प्रकाश। ठीक है। देखिए पहली बौद्ध संगीति राज क्या हो गया आपका? राजगिरी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे? राजगिरी में। किसके समय में हुआ था? तो आपका अजात शत्रु के समय में। किसके समय में? अजात शत्रु के शासन काल में। देखिए किसके शासन काल में, इसका भी एक ट्रिक है, आप ध्यान रखिए, ए के। ठीक है। देखिए रा से आपका हो गया राजगिरी में पहली बौद्ध संगीत, और अजात शत्रु में ए से आपका क्या हो गया? अजात शत्रु। दूसरी की बात करें और वी से क्या हो गया आपका? वैशाली। ठीक है, वैशाली जो है। और किसके समय में? के से हो गया आपका कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीत जो है किसके समय में? कालाशोक के समय में हुआ था। प्रा से आपका हो गया पाटिलपुत्र। ठीक है, पाटिलपुत्र में कौन सी? तीसरी बौद्ध संगीत। किसके समय में? ए से आपका फिर आ जाएगा अशोक के समय में। ठीक है, तीसरी किसके समय में? अशोक के समय में। और आपका आ जाएगा काश, ये जो ये बचता है काश, तो ये आप इससे हो जाएगा आपका काश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगीत काश्मीर के कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और जो है किसके समय में? तो ये आपका जो है कनिष्क के समय में। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में हुआ था। तो ये आप ट्रिक ध्यान रखिएगा, रवि प्रकाश। और किसके शासन काल में ये ट्रिक है आपका? ए के। पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में, दूसरी आपका कालाशोक के, तीसरा आपका अशोक के समय में, और चौथी आपका कनिष्क के समय में। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछा। ठीक है, पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछा है। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूले इनका नाम था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। जॉर्ज यूले ने जो 1828 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका जॉर्ज यूले। और ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है। देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। देखिए पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। ठीक है। और बात करते हैं अगर हम 1886 की, 1886 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में 1886 में। और इसकी अध्यक्षता किसने? दादा भाई नौरोजी। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, सारा मैं लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। और ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन, तो दादा भाई नौरोजी थे।
ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा 1887 ईस्वी, तो ये आपका मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था, मद्रास में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 का मद्रास में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो चारों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूं। देखिए, स्थापना कब? 1885 में स्थापना हुई थी एओ ह्यूम ने, और इसकी पहली बैठक भी 1885 में हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। पहले अध्यक्ष बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसके बाद आप ध्यान रखिए 1886 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1887 का आता आपका मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता किसने? बदरुद्दीन तैयब जी, और बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उसके बाद 1888, ठीक है, कहाँ पे? इलाहाबाद में इसका अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज जूले ने किया था, और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, चारों पॉइंट आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्वेत कमीशन किसे कहा गया था? तो ये आपका साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर साइमन कमीशन, इसका गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था, और भारत कब आया था? तो 1928 में भारत आया था। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। सातों जो है अंग्रेज सदस्य थे। ठीक है, सातों सदस्य जो है इसमें अंग्रेज थे, कोई भारतीय इसमें नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन नाम दिया गया था, और इसलिए इसका विरोध भी किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है। तो स्थानीय सरकार की स्थापना की पहल किसने की थी? तो आपका लॉर्ड रिपन ने की था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक, लॉर्ड रिपन के बारे में और कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1882 ईस्वी में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसको इन्होंने क्या किया था? समाप्त किया था, रद्द किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक है, और इनके समय में 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की भी शुरुआत हुई थी। पूछा जाता है अगर नियमित जनगणना, तो आपका लॉर्ड रिपन कब से? 1881 से। ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो इन्होंने भारत का भी लिखा था और बांग्लादेश का। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1905 में जो है इसको लिखा था, और उसका नाम क्या है? अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। जब 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, तब जो है राष्ट्रगान के रूप में इसे घोषित किया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा किसे लागू नहीं किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दास्ता का अंत जो है विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं, दास्ता का अंत आपका 1843 में हुआ था। किसके समय में? उस समय कौन था वायसराय? गवर्नर जनरल एलन बरो उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, एलन बरो के समय में दास्ता का अंत हुआ था। बाकी ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये तीनों लॉर्ड विलियम बेंटिक, और दास्ता का अंत 1843 में एलन बरो के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य कौन सा देश नहीं था? तो आपका चीन नहीं था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये आपका 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक है, 1939 से 1945 तक। इसमें आपके दो गुट थे, एक था आपका धुरी राष्ट्र था, एक था आपका मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन शामिल था? आपका जर्मनी, इटली, जापान, ये सब शामिल थे धुरी राष्ट्र में। और मित्र राष्ट्र में आपका अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये किस में शामिल थे? मित्र राष्ट्र में शामिल थे। ठीक है, चीन इसमें जो है धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। नेक्स्ट, शिकागो में 1893 में
विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? 1893 में जो विश्व धर्म संसद हुआ था उसमें किसने भाग लिया था? सभी को पता होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का उपाध्यक्ष यहाँ पे पूछ रहा है किसे चुना गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। देखिए, संविधान सभा के गठन की बात करें तो इसका गठन जो है 6 दिसंबर पूछा जाता है, 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन के अनुसार इसका गठन किया गया था। और इसकी पहली बैठक पूछा जाती है 9 दिसंबर 1946 को इसकी क्या होती है? पहली बैठक होती है। अब पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, पहली बैठक की। और ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो आपका 11 तारीख को बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और उपाध्यक्ष किससे बनाया जाता है? एच.सी. मुखर्जी को बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। भारत के संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है? सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट, अगला है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों की सूची में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो आपका हो जाएगा धार्मिक अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। धार्मिक अधिकार ये आपका मूल अधिकार में आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी विश्व शांति का प्रचार करना, ग्राम पंचायत को सहायता प्रदान करना, मुफ्त शिक्षा के लिए अधिकार, ये सब आपका नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व की बात करें हम, ये किस देश के संविधान से लिया गया अक्सर पूछा जाता है, तो आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। आर्टिकल की बात करें तो ये आपका 36 से लेकर 51 में है। भाग अगर पूछा जाए तो भाग 4 में यह शामिल है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा काम करने का अधिकार। काम करने का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस भाग में है? तो भाग 3 में है। आर्टिकल पूछा जाए तो 12 से लेकर 35 में इसका उल्लेख किया गया है। देखिए, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। पहले कितने थे? तो पहले आपका 7 मूल अधिकार थे। जो एक संपत्ति का मूल अधिकार था उसे हटा दिया गया, संपत्ति का मूल अधिकार को हटा दिया गया और इसको किस में शामिल किया गया है? तो 300A में से शामिल किया गया है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये कानूनी अधिकार है। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार? तो वर्तमान में आपके 6 मूल अधिकार। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितने थे? तो 7 थे। ठीक, प्रश्न भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आपका सभी को पता होगा, ऑप्शन सी 25 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो है कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर जो होता है ये आपका नगर निगम का अध्यक्ष होता है। अगला है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आपका मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और ये 4 जून 2009 से 16 मई 2014 तक जो है ये लोकसभा की क्या थी? अध्यक्ष थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। अगला, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन ये आपका हुआ था 1989 में। इसके द्वारा कि जो मतदाता की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो आप सभी को पता होगा, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। अगला है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ये आपका उत्तर कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी और मुद्रा से प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी। अगर हम बात करें मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले जो है मालदीव की राजधानी है, इस समय काफी चर्चा में है, तो ध्यान रखिएगा। मंगोलिया की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। अला, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? ओजोन परत जो है किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के द्वारा जो है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अच्छा, ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है। अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये सब पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? यानी भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर जो है 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ तक, यानी उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 जो है मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय, देखिए यहाँ पे भारतीय हिमालय क्षेत्र का पूछ रहा है, तो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन ए। अगर पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट होगी। ठीक है, भारतीय हिमालय का पूछा है तो कंचनजंगा। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? गोदावरी नदी का जो है उद्गम स्थल जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से यह निकलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? गोदावरी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से संबंधित है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलती है आपका कृष्णा नदी। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है, तो आपका पृथ्वी की परिभ्रमण गति है, यह आपका जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। यानी परिभ्रमण मतलब होता है आपका घूर्णन। ये घूर्णन गति जो है आपको जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। इसकी वजह से क्या होता है? घूर्णन की वजह से आपका दिन रात होता है। दिन रात किसकी वजह से? आपका घूर्णन की वजह से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं। सभी को पता होगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास के लिए भी उपजाऊ होती है। तो इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीक रूप से कहलाता है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना क्या कहलाता है? तो उसे फसल प्रत्यावर्तन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम राज्य की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे अधिक किसकी है, तो आपका बिहार का सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो आपका एडम स्मिथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आपका माइक्रो अर्थव्यवस्था। माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध किससे है? तो आपका व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, दूसरा आपका संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? सभी को पता है, काफी फेमस है। दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? गार्डन सिटी का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो आपका दिया था एवेंजर हावर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश की मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश मनाया जाता है मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद। कौन सा? तो आपका नौचंदी मेला। ठीक है, नौचंदी मेला मेरठ में, ऑप्शन बी। अगला है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। ऑप्शन बी। अगला, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संक्रमण से लड़ना जो है आपका ये डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डैश ऊतक को कहा जाता है। पानी यानी जल, तो आपका जा से जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन सी, जा से जाइलम, इसे ध्यान रखिएगा, जल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस जो है किसके द्वारा? तो ये अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? यानी डब्ल्यूबीसी, वही प्रश्न है। तो ऑप्शन बी, संक्रमण से लड़ना डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। ठीक है, अगर बात करें ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है? तो आपका आरबीसी जो है ऑक्सीजन का संवहन करता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक विक्र किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो ये आपका जो है किससे? तो आपका नेफ्रॉन से यानी विक्राणु से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर। यानी किडनी की बात हो रही है, किडनी की इकाई पूछा जाता है तो नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घेघा डैश की कमी से होता है? घेघा जो है किस किस कमी से? सभी को पता होगा, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। कुछ कारणों की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएगी, तो आप लोग चैनल पे जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर का वह कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन कौन पैदा करता है? सभी को पता होगा, ऑप्शन बी, अग्नाशय की बीटा कोशिका के द्वारा जो है इंसुलिन पैदा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अच्छा, इंसुलिन का काम क्या होता है? तो आपका जो ब्लड शुगर होता है उसको कंट्रोल करता है कौन? इंसुलिन करता है। अल्लाह, एड्स क्या है? एड्स क्या है? तो ये आपका रोग होता है, ये घातक मृत्यु रोग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। और किसकी वजह से फैलता है? तो ये आपका HIV की वजह से फैलता है। अच्छा, पूछा जाता है जो एड्स होता है किसे प्रभावित करता है? तो ये आपका जो है इम्यून सिस्टम को, ठीक है, इम्यून सिस्टम को यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल क्या है? तो ये आपका जो है नील हरित शैवाल, ये आपका स्वपोषी होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील हरित शैवाल स्वपोषी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है? तो लैक्टोज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यानी कि नहीं पूछ रहा है कौन सी नहीं है। तो ये आपका जो है SO2 जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन ये सब आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है, यानी सदिश राशि कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिबल। सदिश राशि वे राशि होती है जिसमें मात्रा तथा दिशा दोनों होती है, उसे क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है। तो क्या है आपका प्रतिबल जो है क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, बाकी दबाव, ऊर्जा, कार्य ये सब क्या है? अदिश राशि है।
सदिश राशि में आपका वेग, बल, संवेग, ताप ये सब किस में आता है? सदिश राशि में आता है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻9 होता है। 9 से आपका नैनो से आपका 9 ध्यान रखिएगा, 10⁻⁻9 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? इसके पहले के प्रतिशत में यह प्रश्न आ चुका है कि आपका न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। पहला नियम को आपका क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा पूछ रहा है इसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई की वजह से स्थितिज ऊर्जा और वो उड़ता रहता है इसलिए गतिज ऊर्जा दोनों होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? सभी को पता होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, और निकलता क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, ध्वनि जो है सबसे तेज संचरण कहाँ पे करती है, किस माध्यम में? तो आपका ठोस में करती है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता, सौर हीटर से जो है जल गर्म नहीं प्राप्त हो सकता, कब? तो जब बादल छाए हुए होते हैं, सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आपतन कोण किनके बीच होता है? तो आपतन कोण किसके बीच होता है? तो ये होता है आपका आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच होता है, ठीक है, आपतित किरण ऑप्शन सी, सतह तथा अभिलंब के बीच क्या होती है? आपतित किरण होती है। ये होता है आपका आपतित किरण और ये आपका परिवर्तित किरण। तो ये आपका जो है आपतन कोण होता है, ये आपका परावर्तन कोण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एमसीबी को लघु पथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, तो ये आपका किस पे काम करता है? तो ऑप्शन सी, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है एमसीबी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? ये आपका आईएएस में भी प्रश्न बन चुका है, तो किसका? तो आपका इसका किया जाता है ऑप्शन ए, सोडियम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में? तो आपका हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला है, न्यूक्लियन का मान होता है, तो न्यूक्लियन का मान क्या होता है? तो ये आपका न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन डी। अगला है, जल ही NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, जो NaCl का विद्युत अपघटन क्या उत्पन्न करता है? तो आपका क्षारकता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नाइट्रोजन गैस के अणु निम्न आबंध है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है, कौन सा आबंध है नाइट्रोजन गैस के अणु में? तो आपका इसमें होता है सहसंयोजी बंध होता है, ऑप्शन डी। अगला है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है, इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जो जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है, तो उस पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ऑक्सीजन के लिए कौन सा प्रक्रम ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत ध्वनि तत्व का निकलना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो आपका टंगस्टन नहीं होता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बाकी क्रोमियम, निकल और आयरन से यह बना होता है, और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई हैं, तो बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? तो आपका 3 राज्यों से लगती हैं, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश से लगता है, वेस्ट बंगाल से लगता है, और कहाँ से लगता है? झारखंड से लगती है, और देश पूछा जाए तो नेपाल से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो आपका उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अला बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीजल एथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो आपका 2040 तक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पर रखा जाएगा? तो ये आपका वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। सांकेतिक मुद्रा इसी ने चलाया था। ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका मंजीरा। मंजीरा कृष्णा की सहायक नदी है। बाकी घटप्रभा, मूसी, तुंगभद्रा, भीमा ये सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हालांकि इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपका नर्मदा नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी। अला निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? मानव निर्मित रेशे का उदाहरण कौन सा है? तो रेयान। रेयान जो है मानव निर्मित है। अला निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो आपका जो गेहूं, गेहूं जो है किसकी फसल है? आपका रवि की फसल है। जैसे गेहूं, चना ये सब आपका गेहूं की फसल है। बाकी ज्वार, बाजरा, धान ये सब खरीफ की फसल है। अला राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1839 में इसकी स्थापना किसने की थी? किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अला भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? दीनदयाल बंदरगाह किसका नाम? तो आपका कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पे है? तो आपका गुजरात में। अब इसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। अला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस तो ये आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 मई कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई 1998 में कि जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, उसकी स्मृति में यह मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। अला भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो 2007 में। ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को 2007 में। अला इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? तो आपका कौटिल्य ने किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। अला द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव किसने रखी? तो आपका हो जाएगा डॉक्टर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीनेंस ने। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो आपका रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है। ऑप्शन ए सी। कब आया था? 1919 में आया था। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में माना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? अच्छा, मिनी संविधान यानी लघु संविधान। तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। कब हुआ था? 1976 में। इसी के द्वारा आपका मूल कर्तव्य को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री योगी मान धन योजना का लक्ष्य किससे लाभान्वित करना है? तो आपका असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को। ऑप्शन ए। अगला है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा वराहगिरी वेंकट गिरी, जिसे आप वीवी गिरी के नाम से जानते हैं। ये जो है भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न। इसके आगे के प्रश्न जो है इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपका जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, वहां पे आपको सॉल्व भी मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ जरूर टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सारा सॉल्व उसमें दिया है। ठीक है, इसका पीडीएफ आप जरूर लीजिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर
वॉचिंग।